Hello students, good evening, namaste. Welcome in KD Singh Narayan Institute. Myself TN Singh, मैं बायोलॉजी मेंटर हूं आपका। होपफुली सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहें। वेल विशेस। और इसी पढ़ाई को और कंटिन्यू करते हुए एक नई सीरीज एनसीईआरटी बायो की हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैं तुम और बायोलॉजी। तो मैं तुम और बायोलॉजी में कहानी क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड बिहाइंड दिस। तो ये बेटा पहली बात तो आप ध्यान रखें कि ये उन बच्चों के लिए जो नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन मोड में है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये सीरीज उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल निकालना है, निकालने में लगे हुए हैं, नीट एग्जाम्स को क्रैक करना है हमें। और यहां पर हम कोई आपको 10 मिनट्स में एनसीईआरटी रिवीजन, एनसीईआरटी पोस्टमार्टम ये नहीं करा रहे हैं। एनसीईआरटी डिकोडिंग ऐसा कोई फलसफा आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या है कि इसमें हम लोग एक जनरल कहानियां, बायोलॉजी के अप्रोच बच्चों को एक दिमाग में रहता है कि सर हम जो है पढ़ तो पूरा रखा है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि पेपर हम नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव कर जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि बायो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको यूनिट वाइज हम आज इंट्रोडक्टरी क्लास है ये हमारा, और इसमें हम लोग कुछ बातें बताएंगे आपको कि किस तरीके से अप्रोच करनी है। सब्जेक्ट की अप्रोच टोटली डिफरेंट होगी और बिलीव मी यू विल रियली एंजॉय इट। आप इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि हाँ आज हमें कुछ मिला है, कुछ हमारी दिमाग की खिड़कियां खुली हैं, कुछ नई हवा आना शुरू हुई है और एक फ्रेश प्रिपरेशन के मोड में जाएंगे। आज हम लोग 28 जनवरी 2026 में आपसे बात कर रहे हैं और मई में अपना एग्जाम है। फेब और मार्च प्लस अप्रैल हमारे पास 3 मंथ्स पूरे हैं और 3 मंथ्स में बड़े आराम से हम लोग एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी को समझ सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेन कॉन्सेप्ट होता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले जो एक फोबिया होता है ना, जो हम लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो पेपर हम अपने रूम पे करते हैं या क्लासरूम में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, बड़े इजीली निकाल ले जाते हैं, अच्छी रैंक भी हमारी चलती रहती है। वही सेम क्वेश्चन, पिद्दी सा क्वेश्चन, मेमने सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में वो शेर की तरह दिखाई देने लगता है। जो हलवा है वो हवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बेटा एग्जामिनेशन प्रेशर। ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों फेज चल रहे होते हैं। तो कॉन्शियसली तो हम तैयार हैं कि साहब पूरा हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, सिलेबस खत्म कर चुके हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन दिखा तो वो पता चला जो हमने अपना एक पिरामिड बना रखा था वो भरभरा के गिर गया, जो फोकस थे वो हम धड़ाम हो गए, सारी चीजें भूल गए। फिर धीरे 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 बिल्डअप करते हैं बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन फियर, एग्जामिनेशन हॉल फियर, कैरियर फियर, एम्बियंस, जहां पर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं कि मेरे पास 180 क्वेश्चन करने के लिए 180 मिनट्स हैं, इनको कैसे कैसे करें। तो एक एक मिनट को किस तरह से यूटिलाइज करना है और अपने आप को कैसे तैयार रखना है, उन बातों को करेंगे। और इसमें जो है, जो मैंने शुरुआत में कहा, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस क्या है? इट इज वेरी नेसेसरी। और कॉन्फिडेंस जो है वो सिलेबस खत्म करने से नहीं आता है कि साहब हमने जो है वो नीट में बायोलॉजी में एनसीईआरटी पूरी रिवाइज कर ली है, 10 बार पढ़ ली है, हमने जो है वो सिलेबस को रट डाला है, पढ़ डाला है, बायो को पूरा खत्म कर लिया है। तो हमें खत्म नहीं करना है, पहली बात तो याद रखना है। हमें क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। क्या हमारा सिलेबस तैयार है? यह हमें खुद से पूछना है, अपने आप से जानना है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि जैसे सपोज करिए हमारी सिलेबस है 30 to 33 चैप्टर्स हैं और उसमें हमने सारा पढ़ लिया और 2 चैप्टर जो है वो हमारे, मान लीजिए सपोज करिए अभी नहीं हो पाए, हमारे इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसमें मजा नहीं आता है। इकोलॉजी में कोई एक चैप्टर छोड़ दिया हमने,
हमने मार्फोलॉजी में कुछ चीजें छोड़ दी, ठीक, या छूट गई, तो आपकी कहानी क्या होगी कि आपके दिमाग में सारे चैप्टर तैयार हैं, लेकिन वो जो 2 चैप्टर छूट गए हैं ना, वो आपको चिढ़ाते रहेंगे, वो आपके पूरे कॉन्फिडेंस में जो है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे कि भैया अरे यार कहीं इन्हीं में से ना आ जाए, इन्हीं चैप्टर से ना आ जाए। तो वो क्या होगा कि आपके एक डर क्रिएट रहता है। तो उस डर का क्लियर कहानी ये है कि हमें पूरा सिलेबस, क्योंकि आपको 11-12 नहीं पढ़ रहे हैं, आप साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये हमारा 11-12 का बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और हमें बायोलॉजी को इन टोटलिटी लेना है। और इसलिए भी लेना है बेटा क्योंकि हमारे पास 360 मार्क्स तो बायो के हैं ओवरऑल, और 360 में आप 360 ला सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया है मैं, तुम और बायोलॉजी, जिसमें आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें थोड़ी सी बातें करेंगे आपसे, सिलेबस की डिस्कशन करेंगे, सिलेबस को कैसे हमें पकड़ना है, सिलेबस को कैसे समझना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट्स द सेशन, और इन्हीं के बीच में कुछ जनरल बातचीत हम लोग करेंगे। तो पहले बात करते हैं देखो सिलेबस की। सिलेबस में हमारे में टोटल जो है 10 यूनिट्स हैं, दोनों एनसीईआरटी 11th और 12th की मिला करके, और 10 यूनिट्स में हर यूनिट अपने आप में अलग है, हर यूनिट जो है वो अपने आप में अलग यूनिट है। जैसे सपोज करिए कि हमारी जो 6 यूनिट है जेनेटिक्स की, उसका किसी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। किस मामले में लेना देना नहीं है? जेनेटिक्स में जो टर्म यूज होंगे, जैसे हम बोलते हैं एलील, जैसे हम बोलेंगे जीनोटाइप, जैसे बोलेंगे फिनोटाइप, तो ये सब टर्म जेनेटिक्स में यूज होने हैं। ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं यूज होंगे, सेल डिवीजन में नहीं यूज होंगे, प्लांट मार्फोलॉजी में नहीं यूज होंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं यूज होंगे। ऐसे लास्ट हमारी जो यूनिट इकोसिस्टम या इकोलॉजी की जो है, उनमें जो डाटा है, उनमें जो बातें हैं, उनमें जो ट्रॉफिक लेवल है, ये टर्म यहीं पे यूज होंगे। ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारी 5वीं यूनिट आती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की जितने भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, तो वो अपनी एक अलग यूनिट है, उसके अपने अलग टर्म हैं। इवन देन सारी यूनिट अलग होते हुए भी कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो कि बेसिक टूल्स होंगी, उनके बारे में भी बताता हूं आपको। बेसिक टूल्स काहे के लिए? बेसिक टूल्स फॉर बायोलॉजी। जैसे आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, बेसिक ग्राफ की नॉलेज दी जाती है, बेसिक आपको मेजरमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि ये एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम, ये सीजीएस सिस्टम है, कैसे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन की बातें करते हैं। वैसे ही बायो में भी कुछ चैप्टर हैं जो हमारे बेसिक टूल्स हैं, और ये जो बेसिक टूल्स वाले जो चैप्टर है ना बच्चों, ये चैप्टर बेटा हर यूनिट में यूज होते हैं। उन चैप्टर के बारे में आपको बताता हूं। वो चैप्टर है जो हमें बायोलॉजी से इंट्रोडक्शन करते हैं, बायोलॉजी से हमें परिचय कराते हैं, बायोलॉजी से हमें जो है समझाने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द बायो। बायो इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, बायो इज द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन, बायो इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म and their journey from one generation to another. And also biology includes from big bang theory to development of new species, including interaction with environment, including bioconservation. It also includes about the classification, about the general structure of plants and animals externally as well as of internally, और जिसे हम एनाटॉमिकली कहते हैं। तो सबकी बातें करते हैं। अब कहने लगे भैया इतना तो बड़ा चैप्टर, इतना सिलेबस, दिमाग चकरा जाता है कि ये सब बवाल कहां से कैसे तैयार करें हम इसको।
हमने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली बेटा, कुछ नहीं होगा, 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, क्या आप उसे आत्मसात कर रहे हैं? क्या आप उसे अंदर बैठा रहे हैं? क्या आप इस लेवल पे आ गए? ये अपने आप से हमें पूछना है कि क्या हम इस लेवल पर हैं कि हम ये कह सकें कि हाँ सर मेरी ये यूनिट 100% तैयार है, ये चैप्टर मेरा 100% तैयार है, ये टॉपिक मेरा 100% तैयार है। जब आप ये कहने लगेंगे और कहेंगे, यकीन मानिए आप कहेंगे और जब कहने लगेंगे तो आप उस दिन उस सब्जेक्ट में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। यू बिकम अ बायोलॉजिस्ट अबाउट फॉर प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिससे हमें मतलब है, बहुत हमें ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है उसमें हमें रहना है और उसको पूरा इन टोटलिटी फॉर्म में लेकर के चलना है। तो बायोलॉजी के टूल से हम लोग बात करें तो बेटा जो हमारे 3 चैप्टर आते हैं बेसिक, नंबर 1 3rd यूनिट में दिखाई दे रहा होगा सबको, ये जो 3 चैप्टर है हमारे, सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सॉरी, इसमें भी देखो बायोमॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर कहानी बताता है, आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्रोटीन कहते हैं, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल, स्टोर्ड फूड फैट है, जेनेटिक मटेरियल के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड चाहिए होता है। और जब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो बात कहां पहुंच जाती है? डीएनए और आरएनए में। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कहां पहुंच जाती है? न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक, जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे मैं मुखातिब नहीं हूं, लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन करते आ रहे हैं साल भर वो बात को समझ रहे होंगे। न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स को ही हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो अब अप्रोच समझिए आप, न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट हो गई। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या हमारे हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स में नहीं है? क्या न्यूक्लियोटाइड हमारे हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल NADH और FADH में नहीं है? क्या न्यूक्लियोटाइड हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड ATP, GTP, AMP, साइक्लिक AMP में नहीं है? क्या न्यूक्लियोटाइड हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FMN में नहीं है? है बिल्कुल, सॉरी FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS में पढ़ते हैं। NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, कैसा है ये? 2 न्यूक्लियोटाइड है। FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनर्जी रिच एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सारे जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं। हम तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड और DNA RNA रटे रहते हैं। थोड़ा खोलेंगे तो ये सब हर जगह यूज होंगे। सेल पढ़ेंगे आप, इसी ATP को फिर आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। ATP बनना है तो वो क्या कहलाएगा? फास्फोराइलेशन कहलाएगा। ATP बनना है तो क्या कहलाएगा? फास्फोराइलेशन कहलाएगा। अब ATP फोटोसिंथेसिस में बन रहा है तो फोटोफास्फोराइलेशन कह देंगे, इतना ही तो है। यही ATP जब रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन के थ्रू फॉर्म होता है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कह देते हैं। ATP बनना है, फास्फोराइलेशन है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट को, अप्रोच को जब लेके चलते हैं तो बातें और बढ़ती जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्साइज करेंगे। सिलेबस में आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे पहले टूल्स की, तो टूल्स में हमारी कहानी आती है जो यूनिट 3rd में तीनों चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल, सेल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ये वो चैप्टर है हमारे जिनको हम कह सकते हैं दे आर द बायोलॉजिकल टूल्स। ये वो चैप्टर हैं जो बायो को हमें शुरुआत कराते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किसको? इंट्रोडक्शन को। वैसे ही ये चैप्टर हमारे हैं किसमें? बायोलॉजी में।
जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मेजरमेंट समझाते हैं बायोलॉजी को पकड़ने के लिए। अब एक एक यूनिट का आपको ब्रीफ में थोड़ी सी बात बता देते हैं। देखो, पहली जो यूनिट है हमारी वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है क्लासिफिकेशन से। जो आप चारों तरफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं, उन एनिमल्स को, प्लांट्स को आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है इन चारों चैप्टर में। यूनिट 1 के चारों चैप्टर में पहले आपको बताया गया है कि व्हाट इज द लिविंग बीइंग, और उसके बाद में फिर पूरी कहानी क्लासिफिकेशन की बेसिक बातें हैं। क्लासिफिकेशन के यहां पर किंगडम की बातें हैं, और उन किंगडम में ही जो किंगडम इंक्लूड है उनको हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तक ले जाते हैं। तो ये जो पूरी हमारी यूनिट है, इट बिलोंग्स विद द बायोडाइवर्सिटी, इट बिलोंग्स विद द ऑर्गेनिज्म जो पूरी दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन है, 17 लाख से 18 लाख जो है, इनको कैसे में पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, एक एक को तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को। तो पूरी यूनिट हमारी जो फर्स्ट है, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म की कहानी है, बायोडायवर्सिटी की बातें हैं, प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया है। और बेटा बायो में ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी हैं। प्रोटिस्टा एक अलग ऑर्गेनिज्म है, मोनरा एक अलग ऑर्गेनिज्म है, फंजाई एक अलग ऑर्गेनिज्म है। उन सबकी कहानियां इन चारों चैप्टर में आप देखते हैं। ठीक, उसके बाद में ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हमने क्लासिफाई कर लिया, समझ लिया, इनका इंट्रोडक्शन हो गया, हाई हेलो हो गया प्लांट से एनिमल से। फिर बात आती है कि किस तरीके से इनकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े हम। तो प्लांट के इंटरनल के लिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हायर प्लांट्स की एनाटॉमी आपको समझाई गई है, कैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो ये भी चैप्टर हमारा इसी के तरह का इंट्रोडक्टरी है। इसमें हमने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया। सेकेंड यूनिट में उनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखे, प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखे, कैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, उनके मॉडिफिकेशन है, कैसे फ्लावर अरेंज होते हैं जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कहां पर फ्लावर में स्टिग्मा है, ओव्यूल है, प्लेसेंटा है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हैं। लेकिन ये दोनों ही चैप्टर हमारे इंट्रोडक्टरी हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस वन, और इन्हीं के साथ चौथा चैप्टर हमारा इंक्लूड करेंगे हम, जिसको बेसिक टूल कहेंगे, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपको स्ट्रांग रखनी है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको इधर उधर नहीं होना है, तो यू शुड हैव मास्टर इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ के बारे में, क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में, मेसोफिल सेल्स के बारे में, बंडल सीड सेल के बारे में, वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट कैसे है, तब हम समझ में आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये हमारे दोनों चैप्टर इंट्रोडक्टरी हो गए, दोनों यूनिट इंट्रोडक्टरी हो गई। चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी, चैप्टर नंबर 8 सेल, चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के टूल है बच्चों। एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूं बायोलॉजिकल टूल है ये बायोलॉजिकल टूल वैसे ही टूल हैं जैसे कि कोई मिस्त्री अपना ये कहीं पर भी रिंच लगा रहा है, कहीं पर उसको पेचकस लगाना है, कहीं उसको जो है प्लास लगाना है, तो वो सब हमें यहाँ पे मिलेंगे। जब हम कहीं पर भी फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो हम आपको कुछ प्रोटीन के बारे में बताने लगेंगे, कुछ हार्मोन की कहानी देंगे, वो सब कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होगी कहां से, बायोमॉलिक्यूल से। आगे जब हम लोग जेनेटिक्स में पहुंचेंगे, वैसे तो अलग है, लेकिन टूल तो चाहिए, जेनेटिक्स को खोलना तो है, जेनेटिक्स के लिए हमें जेनेटिक्स की चाबी तो चाहिए, उसके लिए पेचकस तो चाहिए, तो वो हमें कहां मिलेंगे, वो यहां मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाई सेल में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम के बारे में, सेल डिवीजन में पढ़ा था क्रोमोसोम कैसे ब्रेक हो रहा है, तब हम देखेंगे कि क्रोमोसोम बना कैसे, वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए टॉपिक पढ़ते हैं ना,
तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में है, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एंटर करने के लिए बेसिक बायोमॉलिक्यूल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहां पे हमने डीएनए पढ़ लिया, वहां पे डीएनए को पैक करते करते न्यूक्लियोसोम बना दिया, न्यूक्लियोसोम को और पैकिंग किया, सॉलिनॉइड बना दिया, सुपर सॉलिनॉइड बना दिया, नॉन हिस्टोन के साथ जोड़ दिया, और उठा करके उस 2.2 मीटर डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस में, जो मीटर का 10⁻⁻⁶ पार्ट है, उस न्यूक्लियस में उस 2.2 मीटर डीएनए को तमाम प्रोटीन के साथ, हिस्टोन के साथ पैक करके, सिर्फ डीएनए नहीं पैकेजिंग कर रहे हैं बच्चों, उसी के अंदर हम बना रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। तो वो पैकेजिंग की स्टोरी जो चलेगी वो कहां से चल रही है? यहां से, इस चैप्टर से। न्यूक्लियस कहां पढ़ा हम लोगों ने? सेल में पढ़ लिया। सेल डिवाइड करती है, हैप्लॉइड बनाएगी, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाएगी, ये हम पढ़ते हैं सेल साइकिल में। फिर वहीं जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, पहले चैप्टर में इनहेरिटेंस वाले में, किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, कैसे पेरेंट से हैप्लॉइड बन रहे हैं, फिर वो रिस्टोर करके डिप्लॉइड बना रहे हैं, कहीं कहीं हैप्लॉइड पेरेंट से ही हैप्लॉइड इंडिविजुअल डेवलप हो रहे हैं। तो ये है बेसिक टूल की पावर, दैट इज द पावर ऑफ बेसिक टूल्स। ये 4 चैप्टर मैंने बताया आपको, फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो यूनिट 3 के तीनों चैप्टर हैं, कौन कौन से? सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल डिवीजन प्लस एनाटॉमी। अच्छा, ये तो आपने सर बताया नहीं, ये जो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें कुछ बेसिक कॉकरोच और फ्रॉग को एनसीईआरटी ने डील किया है, जो नीट में पूछा जाता है। क्यों यहां पर एकदम से ले लिया गया? ताकि फ्रॉग में जो स्ट्रक्चर है, जो किडनी का अरेंजमेंट है, जो एलिमेंट्री कैनाल का अरेंजमेंट है, वो आप यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएं, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसको डिटेल में पढ़ें। ऐसे ही इनवर्टिब्रेट में एक, नॉन कॉर्डेट में एक टॉपिक कॉकरोच का ले लिया गया, ताकि आप नॉन कॉर्डेट की एनाटॉमी, नॉन कॉर्डेट की फिजियोलॉजी से थोड़ा सा फैमिलियर रहें। प्लस इस चैप्टर में वैसे ही कहानी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एनिमल टिश्यू के बारे में समझना है। जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सब में एक एपिथेलियल लेयर है, कहीं पे वो प्लूरा कहला रही है, कहीं पे पेरिकार्डियम कहला रही है, कहीं पर जो है वो ब्रेन में वेंट्रिकल की लेयर बना रही है। तो ये सारी बातों का इंट्रोडक्शन हमारे एनिमल टिश्यू में होता है, जिसमें से 2 टिश्यूज इन्होंने हटा लिए। कौन कौन से पढ़ाए? एपिथेलियल पढ़ाया आपको, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया, प्लस इसी में बात कर ली गई थोड़े और टिश्यूज में, इंट्रोडक्टरी में न्यूरॉन के बारे में और मसल्स के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी आपको बोन और कार्टिलेज के बारे में। लेकिन ये जो 3 लास्ट के जो टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज के ऊपर हम पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में पूरा सिस्टम पढ़ते हैं। कौन कौन से? मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में पूरा स्केलेटल, बोन और कार्टिलेज, पूरा ह्यूमन स्केलेटल, मसल टिश्यूज एज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर में। तीसरा जो टिश्यू बचा हमारा न्यूरल, नर्व वाला, उसे पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन में। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये दोनों हमारी यूनिट हो गई इंट्रोडक्टरी, और ये यूनिट हम 4 चैप्टर निकाल लिए टूल्स के लिए। बात हम शुरू करेंगे पहली यूनिट से ही, और इसी में जब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो ये 2 यूनिट आती हैं, जिसके लिए बच्चे बड़े घबराए रहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पल्ले पड़ रहा है, अरे यार ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ा टफ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कभी पूरा ही नहीं होता, कभी इसमें ये बात रह जाती है, कभी उसमें वो बात रह जाती है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत छोटा सा है, उसमें हमने बेसिक तो तैयारी नहीं किया ना, हमने टूल तो उठाया ही नहीं है, सीधे खोलने पहुंच गए, सीधे रटने पहुंच गए। जब आप 4 चैप्टर पकड़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो यकीन मानिए यू विल एंजॉय इट, आपको मजा आएगा इसमें पढ़ने में। आप, और यही एंजॉयमेंट जो है, सब्जेक्ट को जब हम एंजॉय करते हैं, तो वो पैसिवली हमारे दिमाग में हमें एंडोर्फिन सेक्रीट कराता है, हमें रिलैक्स कराता है। और जब हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, पकड़ने में, वो पकड़ में आ नहीं रहता है, तो हमें बोरिंग होने लगती है, हम उससे जो है हट जाते हैं,
हम यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें भी आपको बताते चलेंगे, क्योंकि यही अब आपके आने वाले समय है जिसमें आपको अपने आप को फिजिकली के साथ साथ मेंटली नींद पूरी करते रहिए और रिलैक्स मोड में सब्जेक्ट को लीजिए। बहुत आराम मिलेगा आपको, बहुत फायदा मिलेगा। जब हम यहां पे पहुंचते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी आई एम गारंटीड कि आप उसे अपने फिंगर टिप्स पे रखेंगे, उंगलियों में रख लेंगे। बने रहिए साथ। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थोड़ा सा भी मैं सब्जेक्ट के बारे से पहले प्रीकर्सर ऑफ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं। जब आप उधर के तीनों यूनिट कवर करते हैं ना, सब अप्लाई कर दीजिए फिर आप प्लांट फिजियोलॉजी पे और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर। जो हमने वहां पढ़ा होगा उन्हीं में ही हम यहां पर जो साइकिल हैं वो तो फटाफट याद होती चली जाएंगी, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे कि अल किसे कह रहे हैं, ओन किसे कह रहे हैं। अल एल्डिहाइड है, ओन कीटोन है। तो फिर क्यों पागल बना रहे हो भैया, 3 फास्फो ग्लिसरल्डिहाइड ही तो है, 3 फास्फो ग्लिसरल्डिहाइड ही तो है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ही तो है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये ओन हो गया, ये अल हो गया। फोटोसिंथेसिस में इनको जोड़ करके हम बना लेते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट या बिसफास्फेट, और रेस्पिरेशन में इसको तोड़ करके फिर इन्हीं में कर देते हैं। इतना ही तो है। इसके थोड़ा ऊपर 2 लाइनें और इसके थोड़ा नीचे 3 लाइनें। अल और ओन पे हम आपको पूरी कैल्विन साइकिल और उधर फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन में आपकी ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस के आगे क्रेब्स साइकिल, ये आपको बहुत इत्मीनान से बैठती चली जाएंगी। साथ बने रहिए और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में। जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव कमेंट करें, आप जो भी चाहें जैसा आपको लगे आप कमेंट करो बेटा। उससे क्या होगा कि मैं भी थोड़ा इंप्रूव करूंगा उसमें। और ये सीरीज बिल्कुल अलग है, ये उन सीरीज से अलग है। ये दैट इज ओनली फॉर माय सेटिस्फैक्शन एंड योर कैरियर, कि हाँ मैं आपको एक अप्रोच दूं बायो में, जो मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करूं और आपको ये बताऊं कि कैसे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। क्लासेस तो हमारे ऑलरेडी चल ही रहे हैं, ऑफलाइन मोड में चल ही रहे हैं, ऑनलाइन मोड में चल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक अप्रोच बायो की, कि बायो को आप हवा ना समझें और ना ही बायो को आप रटने का सब्जेक्ट समझें कि हमने रट्टा मार मार के एनसीईआरटी रट डाली है, एनसीईआरटी से आएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं 2025 के, आप पेपर देख लीजिएगा आपको समझ में आएगा। तो ये जो दोनों यूनिट है बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनमें हम बहुत इत्मीनान से तैरेंगे। वी विल स्विम स्विफ्टली, रिलैक्स मोड, इट्स माय गारंटी। आप इत्मीनान से सारे चैप्टर में टहलेंगे, तैरेंगे और कोरिलेट कराते हुए चलेंगे। और इसके बाद जो हमारी यूनिट आती है, जो हम पढ़ते हैं, हमारी जो 12th वाली यूनिट शुरू होती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हो गया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की। और एंजियोस्पर्म का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में जो इंट्रोडक्शन है, जहां पे हमने बेसिक से शुरू किया था, माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है माइक्रोस्पोरोफिल में, मेगा स्पोरेंजिया पाई जाती है मेगा स्पोरोफिल में। तो वहां से एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, फिल, है ना। फिल का मतलब हो गया लीफ, ओके। अब इस फिल में जो है लीफ हो गया, और लीफ में अगर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, लीफ में अगर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, जिन्हें कहते हैं हम स्पोरेंजिया, छोटे कुछ एंजियोस्पर्म के अलावा कुछ प्लांट में इस तरीके की स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं। तो जिन फिल में, जिन पत्तियों में ये स्पोरेंजिया आ जाएंगी, उन पत्तियों का नाम हो जाएगा स्पोरोफिल, ओके। अब ये स्पोरोफिल जो होंगी, क्लियर हो गया कि ये नॉर्मल पत्तियां नहीं है। कौन सी लीफ है, विच पजेस स्पोरेंजिया, उनको कह रहे हैं स्पोरोफिल।
अब जब स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल भी होंगी और ये डिवाइड होकर के स्पोर बनाएंगी और स्पोर जो बनेंगे वो आगे काम आएंगे, आगे जर्मिनेट होंगे, प्लांट बनाएंगे। यही स्पोरोफिल कुछ और प्लांट किंगडम में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, दो टाइप में हो जाते हैं। कौन कौन से बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। कहां रटना है? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया। आ गए हायर प्लांट पे, आ गए हम फ्लावरिंग प्लांट पर। यही माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म में स्ट्रोबिला का ग्रुप बना रहे हैं। मेल स्ट्रोबिला माइक्रोस्पोरोफिल का ग्रुप, फीमेल स्ट्रोबिला मेगा स्पोरोफिल का ग्रुप, और फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म में यही माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल का ग्रुप क्या कहला रहा है? एंड्रूसियम। मेगा स्पोरोफिल गाइनोसियम लिखा रहता है। माइक्रोस्पोरोफिल एंड्रूसियम यूनिट इज स्टामेन, तो स्टामेन एक माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब स्टामेन माइक्रोस्पोरोफिल है तो स्टामेन में माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर हो गया। जब गाइनोसियम में मेगा स्पोरोफिल की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट हो गई कार्पेल, और कार्पेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेगा स्पोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस कार्पेल में मेगा स्पोरोफिल है, मतलब कार्पेल ही मेगा स्पोरोफिल है, तो मेगा स्पोरेंजिया उसके अंदर ओव्यूल है। फिर वही बात, स्पोर मदर सेल उन्हीं स्पोरेंजिया में पाई जाएंगी, और माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर हायर प्लांट्स में माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कह देंगे। तो इस चैप्टर की कहानी हम प्लांट किंगडम में इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे, और यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और याद होगा आपको, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो सेपल हो एज ए कैलिक्स ग्रुप, चाहे वो पेटल हो एज ए करोला ग्रुप, चाहे वो एंड्रोसियम गाइनोसियम हो, इन सभी को हम नाम क्या देते हैं बेटा? इन सभी को हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। ये तो कहते हैं फ्लोरल लीव्स, फ्लावर की पत्तियां। और वही हम लोग वहां पे भी बात करते हैं जहां फ्लावर नहीं है, वहां खारीफिल है, स्पोरेंजिया लिए हुए हैं, स्पोरोफिल है। तो देखो, प्लांट किंगडम जो पढ़ लिया हम लोगों ने, उसी का यूज हम हायर प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में, फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। और इसी तरीके से जब हम पहुंचते हैं अपने 6th यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे बात की जाती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो बताइए 11th में हमारा 11th एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर हमने किस पे खत्म किया? 11th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये तो है, यानी हार्मोनल वाला, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा 11th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, और 12th की जो हमारे ये दो चैप्टर हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इसी केमिकल कोऑर्डिनेशन का ही एप्लीकेशन है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नीट में, वो यही पूछे जाएंगे कि बताइए एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब कैसे काम कर रहे हैं? रिलैक्सिन, एचपीएल, एचसीजी, ये कैसे काम कर रहे हैं? तो ये क्या है भैया? ये सब हार्मोनी तो हैं, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन बर्थ में आ जाएगा, प्रोलैक्टिन मिल्क सेक्रीशन में, लैक्टेशन टॉपिक में आ जाएगा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने लास्ट चैप्टर खत्म किया 11th का, और उसका एप्लीकेशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैक्सिमम जो क्वेश्चन क्राइटेरिया होगा आपका नीट का, वो बेटा यहीं से होगा, इन्हीं हार्मोन से होगा। हार्मोन्स बताइए कार्पस लूटियम के, हार्मोन्स बताइए आप प्लेसेंटा के, हार्मोन्स बताइए ग्रेफिन फॉलिकल के। तो हार्मोनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों का फंसा रहता है, बड़ा फसौल है, निकल नहीं रहा है, तो बहुत उसमें भी आप देखेंगे हार्मोन की ही कहानी पढ़ते हैं। कहाँ पे एलएस सर जा रहा है, कहाँ कार्पस लूटियम बन रहा है, और कैसे वो आगे काम आ रहा है या काम नहीं भी आ रहा है अगर प्रेगनेंसी कॉज नहीं हुई है। तो सारा एप्लीकेशन किसका है? केमिकल कोऑर्डिनेशन का एप्लीकेशन आप देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं उसको यूज करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। कैसे जो है वो हम फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करें, किस तरीके से सेक्स एजुकेशन के लिए अवेयर करना है पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सोसाइटी को, और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। इसके अलावा कैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं। और उस कॉन्सेप्ट में हमें एक ही चीज पकड़ के चलनी होती है कि अगर ब्लड में एफएसएच ज्यादा होगा तो उस फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, या इसी का उल्टे की बात कर लो, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन लेवल अगर हायर होगा तो एफएसएच लेवल कम होगा, यानी ओवोजेनेसिस नहीं हो रही होगी। तो जितनी भी मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, सहेली को छोड़ करके जो नॉन स्टेरॉइडल हैं, उन सब में यही हार्मोन अवेलेबल होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, जिससे एफएसएस डाउन रहेगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो दोनों ही चैप्टर के लिए हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है वो अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए। खैर, अब इसमें अप्रोच कहां पे चेंज हो रही है? अप्रोच देखो ये चेंज हो रही है कि इतने क्लास सेशन में आपको थोड़ा सा बायो से डर खत्म हुआ होगा, और जो बायो में ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे होंगे वो भी थोड़ा जमीन पे आएंगे। थोड़ा सा आप थॉट प्रोसेस में जाइएगा कि क्या बायो के टूल्स के जो 4 चैप्टर्स अपने बताए हैं, मैंने बताए अभी आपको, वो क्या 100% आपके ओके हैं? अगर ओके है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो उसको एडवाइस करूंगा आप उसे और अच्छा करिए और उसे पक्का करिए, बायोमॉलिक्यूल को रिवाइज करिए, सेल डिवीजन और अच्छी तरह से पढ़िए। और हम अपने क्लासेस में भी पहले मैंने सेल ही पढ़ाया है, पहले मैंने जो है वो बायोमॉलिक्यूल पढ़ाए हैं, जबकि बच्चे डरते हैं, टीचर डरते हैं, अरे बायोमॉलिक्यूल्स ऐसा तो नहीं होगा, बच्चे भाग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। सब समझ में आएगा अगर हम उनको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे तो सब समझ में आता जाता है। और इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स में जैसा कि आपको बताया ये बिल्कुल अलग ब्रांच रहेगी, और ये ब्रांच भी कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होगी हमारी सेल से, सेल डिवीजन टॉपिक से, बायोमॉलिक्यूल टॉपिक से। हाँ, इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे क्रोमोसोमल थ्योरी, कुछ नहीं है, वही कि साहब पेरेंट में डिप्लॉयड है, फिर हैप्लॉयड होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, जहां जहां क्रोमोसोम जाते हैं वहां वहां जीन्स जाती हैं, है ना। इनकी बातें करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की बातें करेंगे, जहां पे हेट्रोसोम होगा वही सेक्स डिसाइड करेगा, हेट्रोसोम, ऑटोसोम, ये हम सेल में पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस तो आपको बता ही दिया है, बहुत ही इजी हो जाता है जब आप न्यूक्लियोटाइड से फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है जब आप एनर्जी कंपाउंड से फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि नई एनसीईआरटी में जोड़ा है कि न्यूक्लियोटाइड बनते समय एक एक न्यूक्लियोटाइड नहीं आता है, जबकि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीएनए बनाने के लिए, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है नई एनसीईआरटी में। या डायरेक्ट जो है वो साइटाडीन ट्राइफॉस्फेट फॉर आरएनए, तो जिसमें क्या होता है कि एनर्जी भी मिल जाएगी और सीधा सीधा पूरी पूरी न्यूक्लियोटाइड लग जाएगी। तो हम किसको लेके आ रहे हैं? एनर्जी रिच कंपाउंड को ले आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एनर्जी भी है जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियाइड बनाने में यूज होगी। फिर किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होगा, कैसे ट्रांसलेशन होगा, ये बातें हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस में है। और इसी यूनिट में जो हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन की कहानी में हम लोग कई सारे चैप्टर जोड़ दिए गए हैं, इसलिए हमें उसमें बड़ा डर लगता है।
पर जबकि डरने की कोई बात ऐसी है नहीं। हार्डी वीनबर्ग लॉ आपको मैं यहीं से क्लियर करा दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल के पहले एक्सपेरिमेंट से ही आप समझ जाएंगे व्हाट इज द पी स्क्वायर, व्हाट इज द क्यू स्क्वायर, व्हाट इज द 2pq, जो हम यहां पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज करते हैं। अब देखो इवोल्यूशन में क्या है, आपको बेसिक से लेके चलें तो इवोल्यूशन में कहानी शुरू की जाती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स की ओरिजिन कहां से है? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उससे पहले वहां पर एकात्मकता का प्रिंसिपल लगता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलनेस, इक्वलनेस तो नहीं कहना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर। सारी गैसियस, सारे आयन, सारे मॉलिक्यूल सब एक थे। जब एक थे तो उस समय टाइम भी नहीं था, टाइम भी ओरिजिनेट हुआ है। कैन यू बिलीव? पढ़ाएंगे आपको इवोल्यूशन। टाइम भी जनरेट हुआ है, क्योंकि टाइम आप तब कहते हैं जब कोई एक चीज एक जगह से आप दूसरी जगह जाने में जो डिफरेंस हो रहा है, दैट इज द टाइम। जब हम कहीं जा ही नहीं रहा था, एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर था, एक स्फीयर था, और उस स्फीयर में जब धमाका हुआ, जिसे हम लोगों ने कहा बिग बैंग थ्योरी, जो एक्सप्लोजन हुआ, उससे हमारा पूरा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, मिल्की वेव, स्टार, प्लेनेट ये बनना शुरू हुए, ये अरेंज शुरू हुए, और वहीं से टाइम शुरू हुआ, वहीं से अर्थ शुरू हुआ, वहीं से हमारी संरचना शुरू हुई। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में यूनिवर्स की ओरिजिन दिया है, उसी में अर्थ की ओरिजिन की बात की है, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ का। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद चैप्टर में टॉपिक जोड़ते हैं किस तरीके से इवोल्यूशन में हम कहते हैं कि ये सिस्टमैटिक है, तो उसके एविडेंसेस के फॉर्म में। भाई ये तो जानना पड़ेगा ना ये सब दिया क्यों है, किस लिए है, क्या नीड है इनकी, क्यों हम इसको पढ़े जा रहे हैं, क्यों किससे को रिलेटेड है, वो नहीं पढ़ते हैं हम, रटे रहते हैं। तो चैप्टर को डिवाइड करिए, सिलेबस डिवाइड करना है, चैप्टर डिवाइड करने हैं, और इस डिवीजन की फाइल एक्टिव मोड में नहीं, पैसिव मोड में, पैसिवली जब आप रखते चले जाएंगे और अपने आप रखती चली जाएगी आपके ब्रेन में, और वो इन टोटलिटी एक सिंगल यूनिट पार्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, आप खुद को रिलेट करा लेंगे कि ये किस चैप्टर से है, या किस यूनिट से है, या किस टॉपिक से है, और उसके हिसाब से आप बहुत इजीली उनका जवाब दे लेंगे, बिना कोई हैजल टसल भड़बड़ा करके परेशान हुए बगैर देख लेंगे कि भैया ये इससे पूछा गया, ये हमारा इवोल्यूशन से पूछा गया है। तो पहले इवोल्यूशन में बात होती है ओरिजिन की, यूनिवर्स की, अर्थ की, लाइफ की। फिर बात होती है कि ये जो इवोल्यूशन है सिस्टमैटिक है, तो भाई एविडेंसेस दीजिए, होमोलॉगस ऑर्गन से, एनालॉगस ऑर्गन से, एडॉप्टिव रेडिएशन से, ये इवोल्यूशंस के एविडेंसेस हैं। फिर इवोल्यूशन की कुछ थ्योरी है, डार्विन ने अपने हिसाब से बताया, लेमार्क ने अपने हिसाब से बताया, डिब्रीज ने अलग थ्योरी दी, म्यूटेशन के बारे में बताया। उसके बाद में फिर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में समझाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में फिर आता है साहब पॉपुलेशन में कब तक इवोल्यूशन नहीं होगा, तब इंट्रोड्यूस होता है हार्डी वीनबर्ग लॉ कि ये जीन पूल हमेशा सिंगल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, अनटिल अनलेस ये 5 चीजें नहीं होंगी, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगी। इन बातों को जोड़ा गया, और फिर लास्ट में ये सारे इवोल्यूशन को एक एजेस के हिसाब से, जो यूनिवर्स की कहानी शुरू हुई थी, जो अर्थ की कहानी शुरू हुई थी, दुनिया में कुछ नहीं था तो क्या था, सत था ना असत था, फिर क्या था, ना प्राण थे ना जल था, फिर क्या था, तो वो एरिया जो था वो था एजोइक, नो लाइफ। फिर आया हमारा प्रोटीरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, और जिसमें इस समय हम लोग चल रहे हैं सीनोजोइक। तो इन इराज में कैसे कैसे कौन कौन कब कब आया, वो लास्ट में एनसीईआरटी हमारे प्लांट्स और एनिमल का एक चार्ट देती है। तो आपने देखा इवोल्यूशन में कितने टॉपिक आ गए, ओरिजिन ऑफ लाइफ आ गया,
इवोल्यूशन के एविडेंसेस आ गए, इवोल्यूशन की थ्योरी आ गई, इवोल्यूशन की मैकेनिज्म आ गई, इवोल्यूशन इन पॉपुलेशन आ गया, और इवोल्यूशन थ्रू जियोलॉजिकल एरा आ गया, एरा पीरियड्स और इपॉक्स के बारे में। तो ये 6 टॉपिक मिल करके हमारा इवोल्यूशन बनाते हैं, और इससे क्वेश्चन फंसते हैं बच्चों के, ठीक है, उससे हमें निकलना होगा, समझना होगा। इसके बाद में हमारे ये जो 2 चैप्टर आ जाते हैं, माइक्रोब्स और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो माइक्रोब्स जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मोनेरा में, उनका यूज कैसे है ह्यूमन वेलफेयर में, कैसे ब्रीवरेजेस में, एक जनरल टॉपिक है। फिर ह्यूमन हेल्थ में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, एक डिजीजेस की लिस्ट दी हुई है, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस, और फिर इन डिजीजेस से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन सिस्टम है, जो हमारी बॉडीज में हीमोरल और सेल मीडिएटेड सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में मेमोरी का कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी में, उनके बारे में बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। और लास्ट में इसी में चैप्टर में जोड़ा गया है कैंसर के बारे में, कैंसर को कॉज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम क्या है, एड्स के कॉज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम क्या है, इसके अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और जो जेनेटिक्स हमने पढ़ी थी किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसका एप्लीकेशन हमारा हो जाता है चैप्टर नंबर 1 बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें बहुत छोटा सा टॉपिक लिया गया, बहुत बड़ा नहीं है, बायोटेक से भी बच्चे घबराते रहते हैं, टॉपिक बहुत छोटा सा है, कैसे बन रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। और जब आरडीएनए कैसे बन रहा है, आरडीएनए को हम कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचा दें, वो सारी बातें हमारी बायोटेक में आ जाएंगी। और बायोटेक को कैसे कैसे यूज करते हैं हम ह्यूमन वेलफेयर में, ये आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, फ्यूचर डिजीजेस में कहां कहां यूज करते हैं, ये हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। लास्ट में एनसीईआरटी ने बहुत ही प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से आपको हल्का करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए चैप्टर दिया है, यूनिट दी है, दैट इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी कहने में तो बड़ा हल्का चैप्टर है, यूनिट है, लेकिन इकोलॉजी आप समझ लीजिए कि यहां पर हम पूरी बायोलॉजी का एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, पूरी बायोलॉजी इसके अंदर आ जाती है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन इंटरैक्शन में, प्रीडेटर प्रे के बारे में, म्यूचुअलिज्म के बारे में, जो हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा है, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा है, पॉलिनेशन में पढ़ा है, अलग अलग जो रिलेशन पढ़े हैं उन सबके, थर्मोस्टेट, होम्योस्टेसिस, ये जो टॉपिक हमने अलग अलग पढ़े हैं उनको यहां पर ले लेते हैं। और इकोसिस्टम में बहुत अब कम कर दिया गया सिलेबस, जिसमें हम आपको ट्रॉफिक लेवल, प्रोडक्टिविटी जो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी है, एनर्जी फ्लो के बारे में, डिकम्पोजिशन जिसमें हम लोगों ने डेट्रीवोरस, अर्थवर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजर, फंजाई और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी यहाँ पे यूज करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर बायोडायवर्सिटी, जिसमें हम लोग बायोडायवर्सिटी शुरुआती करते हैं पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, यहां पे उसको डिटेल में ले जाते हैं कैसे बायोडायवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बायोडायवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है, 4 कौन कौन से एविल हैं, 4 क्वाड्रेट एविल्स के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोडायवर्सिटी को कैसे बचाना चाहिए, कंजर्वेशन उसको कैसे करना चाहिए, क्यों ये लॉस हो रही है, क्यों हम उसके लिए अवेयर नहीं है, ये बातें जो हैं आज के ग्लोबल इन्वायरमेंट में, ग्लोबल इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे हमें अवेयर रखते हुए ये हमारा लास्ट चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आ रहा है। और इकोसिस्टम इज ए सिंपली, इकोलॉजी इज ए सिंपल इंटरैक्शन, ये हम आपको हाल फिलहाल ही बता दे रहे हैं। इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड
ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हो गया आपका इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का मतलब हो गया एबायोटिक जो कि लिविंग नहीं है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया बायोटिक। तो हम ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट को देंगे वो हमें इको फॉर्म में वापस मिलेगा, दैट इज द इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरैक्शन, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरैक्शन में ही ये तीनों चैप्टर हमारे जुड़े रहेंगे। तो ये हमारा हो गया सिलेबस का इंट्रोडक्टरी क्लास, इंट्रोडक्शन के बारे में। और अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं, आपको बताते हैं, पहली यूनिट से आज शुरू करते हैं जिससे आपको ये पता रहे कि भाई हाँ कुछ हमें मिला, वरना कहोगे सर ने तो आज खाली सिलेबस बताया। ठीक है ना, सिलेबस बताया हमने आपको, लेकिन इस सिलेबस में भी कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होंगे उसी के हिसाब से हम इंप्रूव करेंगे और थोड़ा सा इसमें चीजों को मिक्स करेंगे और थोड़ी सी बातें आपको बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। और यकीन मानिए आपको बायोलॉजी में डर भी खत्म होगा, और बायोलॉजी में बार बार रिवीजन का भी कॉन्सेप्ट खत्म होगा। पढ़ते हैं भूल जाते, पढ़ रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं, ये आप रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे अब हम लोग चैप्टर से शुरू करते हैं, पहली यूनिट हमारी आती है, और इस पहली यूनिट से अब हम लोग बात को शुरू कर लेते हैं। और पहली यूनिट में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड, है ना, ये चैप्टर। अब लिविंग वर्ल्ड सबने पढ़ा हुआ है, सबने देखा हुआ है। लिविंग वर्ल्ड में बात शुरू करी गई है बायोडायवर्सिटी से, थोड़ा सा आपको बता दिया गया व्हाट इज द लिविंग। तो हम लोग जानते हैं लिविंग, नॉन लिविंग और डेड, तीन स्टेजेस हैं। इन तीन स्टेजेस को भी हम दो ही स्टेजेस में करते हैं। जो लिविंग इंडिविजुअल है उसी की डेथ होनी है, तो डेथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डेथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग की नहीं। जो जिंदा है, जो इस धरती पर जीव है, जो लिविंग है, वो एक ना एक दिन मरना है। यही तो गीता का ज्ञान कहता है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो जन्मा है वो लिविंग है, और लिविंग का ही कैरेक्टर है डेथ। डेथ इज द प्राइज ऑफ अवर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम पूरी जिंदगी एंजॉय करते हैं उसका प्राइस हम मर के चुकाते हैं। तो लिविंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, डेड के साथ में, और लिविंग है तो डेड होना चाहिए, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया नहीं आ गया। एक उसकी लाइफ स्पैन होगी और वो एक अंततोगत्वा अंत में उसका एंड हो जाना है। लेकिन जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ, दैट विच नेवर बर्थ आउट, दैट विल नेवर डाई, वो कौन है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कोई बर्थ आउट नहीं किया है, नॉन लिविंग में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम कहें तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम एक बात से आपको कहानी खत्म कर देते हैं, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोटोप्लाज्म। इसको आप कहीं पर भी बढ़ा दीजिएगा। सेल तो लिविंग में भी है, सेल जो है वो डेड में भी है, और SHELL सेल वो हम नॉन लिविंग में भी यूज करते हैं। सेल जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म दैट इज टर्म्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आप नोट कर सकते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज ए प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म जो है वो लाइफ का, जीवन का बेसिक आधार है, यानी बिल्कुल जो है शुरुआती आधार है। यहीं पे वायरस लैग कर जाता है। वायरस के पास एक स्ट्रक्चर तो है, इवन जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए या आरएनए, लेकिन वायरस लैग कर जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है। इसीलिए वो तलाश में रहता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग होस्ट में एंटर करने के लिए। और वहां पहुंचने के बाद वायरस कहते हैं ना कि उसकी मशीनरी यूज कर रहा है, तो कौन सी मशीनरी यूज कर रहा है? लिविंग सेल ही को तो यूज कर रहा है, और लिविंग सेल का सारी कहानी का मतलब प्रोटोप्लाज्म को यूज कर रहा है। तो जहां प्रोटोप्लाज्म नहीं वहां लिविंग नहीं, इसीलिए वायरस को हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस को इसीलिए हम कहते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ये कैप्सिड है, प्रोटीन है, डीएनए या आरएनए भी है, लेकिन फिर भी वो लिविंग नहीं है। देखिए, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन लिविंग नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वो वहां मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, बाहर क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, और जब लिविंग के अंदर आता है, किसी भी होस्ट में एंटर करता है, तो वो एज ए लिविंग काम करने लगता है, क्योंकि उस होस्ट की सेल को यूज करता है। बाकी तमाम बातें कि साहब मेटाबॉलिज्म होना चाहिए लिविंग में, मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब प्रोटोप्लाज्म होगा। मूवमेंट, लोकोमोशन होना चाहिए, वो भी तभी होगा, तो प्रोटोप्लाज्म ही बेसिक कहानी हो जाती है। तो इसके बेस पर आप सब चीजों को कोरिलेट करा सकते हैं, व्हाट इज द लिविंग, व्हाट इज द नॉन लिविंग। और जो लिविंग है उसका अपनी एक जीवन का एक चक्र है, जीवन का एक काल है, उसका एक स्पैन है। दैट लाइफ स्पैन के बाद जो है, जैसे सारी मशीनों की अपनी एक एक्सपायरी डेट है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की भी एक एक्सपायरी डेट है, और वो डेट भी आपको बताएंगे कब डिसाइड हो जाती है, कब हमें पता हो जाता है, कब हमारी लाइफ डिसाइड हो जाती है कि हम इतने साल जिंदा रहेंगे या इतने साल बाद मर जाएंगे, वो भी हमारी बायोलॉजी डिसाइड कर देती है। और वहां पर हम लोग बात करते हैं लिविंग, नॉन लिविंग और डेड के बारे में। प्रोटोप्लाज्म की कहानी को पकड़ के चलेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ऑर्गेनाइज सेलुलर बिहेवियर, प्रोटोप्लाज्म होना, मेटाबॉलिज्म होना, रिप्रोडक्शन होना, इंट्रिंसिक ग्रोथ होना, इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू ग्रोथ होना, ये सब चीजें लिविंग के बारे में। बाकी एनसीईआरटी में ज्यादा कहानी जो है वो जोड़ दी गई है बायोडायवर्सिटी से। तो इसी चैप्टर में देखो बात करी जाती है बायोडायवर्सिटी की। तो हम इन तमाम पूरे लिविंग वर्ल्ड में जब देखते हैं तो 1.7 टू 1.8 मिलियन, 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज अभी तक पता है। यही बात जब हम आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी में, तो वहां पर मेयर की बात आएगी जिन्होंने 7 मिलियन की बात करी है, किसी ने जो है थोड़ा और बढ़ा करके बिलियंस में भी बात करी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोग लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर जो पढ़ते हैं तो 1.7 टू 1.8, और बाद में बायोडायवर्सिटी वाला जो लास्ट चैप्टर है वहां पर भी हम देखेंगे कि वो करीब ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पे डिस्कशन क्लोज होता है कि इतनी जो है अभी तक स्पीसीज नोन है। हो सकता है कि कुछ अभी डिस्कवर्ड मोड में हो। तो ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, बायोडायवर्सिटी है, इनको पढ़ा कैसे जाए, इनको समझा कैसे जाए, तो इसके लिए कैरोलस लीनियस ने नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया। और कैरोलस लीनियस का जो नॉमेनक्लेचर है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करने से पहले आपको याद रखना है कि ये जो कैरोलस लीनियस है, ये भाई साहब भी कई जगह हमारे काम आएंगे, कई जगह हम इनका नाम सुनेंगे। कैरोलस लीनियस लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, कैरोलस लीनियस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया, कैरोलस लीनियस ही पढ़ेंगे हम लोग आगे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। एंजियोस्पर्म में भी इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट दिया। तो बहरहाल क्यों जरूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर की? क्योंकि बायोडायवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमें पढ़ना है, उनको समझना है, तो क्यों ना इनको कैटेगराइज किया जाए। और कैटेगराइज करने के लिए पहले हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स।
इसमें कैसे कैरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। कैरेक्टर के हिसाब से जब आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको एक कैटेगरीज दे देते हैं, एक उसको प्लेस दे देते हैं। वो कैटेगरी हमारी जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। और क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो भैया उसका नाम तो रख दो, तो वो आ जाता है हमारा नॉमेनक्लेचर। अब कहीं उसको हम कह रहे हैं गुड़हल का फूल, कहीं कह रहे हैं पदम नाभम, कहीं कह रहे हैं चाइना रोज। तो ये जो तमाम वर्नाकुलर जो जनरल नेम है, उसके लिए साइंस ने अपनी एक इंटरनेशनल कोड बनाया, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। आईसीबीएन और आईसीजेडएन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है एक जगह है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एक जगह इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो मैं एमएससी जूलॉजी से हूं, तो मैं कहता हूं कि साहब मैं जूलॉजी का आदमी हूं, जूलॉजी का, ऑफ जूलॉजी, फॉर बॉटनी भी हूं, बॉटनी के लिए भी काम कर रहा हूं। तो आईसीजेडएन हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे याद रखिए, का जूलॉजी लिए बॉटनी, ऑफ जूलॉजी फॉर बॉटनी। तो इस इंटरनेशनल कोड के हिसाब से स्टैब्लिश किया गया कैरोलस लीनियस का वर्क, जो इन्होंने सिस्टेमा नेचुरा में पब्लिश किया था। और कैरोलस लीनियस ने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो हम छोटे क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको उसमें टाइम नहीं गंवाना है। हाँ, टोटलिटी में पढ़ना है, जो हम लोगों ने शुरू से एक ओथ ली है, शपथ ली है कि हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। किसी भी बात करेंगे हम उसकी पूरी कहानी आपको डिटेल बताएंगे, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कोई चीज छूटनी नहीं है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लीनियस ने दिया, और इन्होंने जो हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो क्लासिफिकेशन में कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ जो है रैंक्स हैं, उन रैंक्स में लास्ट में आती है जीनस और स्पीसीज। शुरुआत में किंगडम है, फिर फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, लास्ट में आ जाता है जीनस और स्पीसीज। तो इन्होंने क्या किया कि उस क्लासिफिकेशन की रैंक में से जीनस और स्पीसीज को निकाल लिया, और एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल देती है उसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मैंजीफेरा इंडिका इज ए बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो, जिसमें जीनस जो है वो मैंजीफेरा हो गया, स्पीसीज इसकी इंडिका हो गई। ठीक है, या हमने ले लिया सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए, आलू के लिए, या सोलेनम नाइग्रम बैंगन के लिए, या सोलेनम मेलेनोजीनिया। कहने सर इतना क्या, यही सिर्फ एग्जाम्पल दिए, घबराने की बात नहीं, इतनी यही सब एग्जाम्पल है एनसीईआरटी। और आपको यहां पर अंडरलाइन कर लेना है, याद रखना है, सिर्फ ये बहुत अच्छा भी हो गया है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहले बहुत एग्जाम्पल और भी जोड़ने पड़ते थे, अब तो आपको बहुत इजी है, सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको याद रखने। तो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू हो गया, सोलेनम नाइग्रम बैंगन हो गया, सोलेनम मेलोजीनिया मकोई हो गया। तो इन सब में सोलेनम जीनस हो गया, ट्यूबरोसम स्पीसीज हो गया, सोलेनम जीनस हो गया, नाइग्रम स्पीसीज हो गया, सोलेनम जीनस हो गया, मेलोजीनिया स्पीसीज हो गया, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस हो गया, और इंडिका स्पीसीज हो गई। तो जो यहां दिखाई दे रहा है, इसी में हम नॉमेनक्लेचर के चारों पॉइंट पढ़ लेंगे कि पहला नेम जीनस का होगा, दूसरा स्पीसीज होगा, पहला जीनस एपिथेट होगा, यूनिट होगा, और दूसरा स्पीसीज एपिथेट होगा। जीनस में हमेशा पहला जो वर्ड यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर से, जैसा यहां दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है, पहला लेटर कैपिटल से।
स्पीसीज में पहला लेटर और सारे लेटर सब स्मॉल से रहेंगे। ठीक, दोनों बातें हो गई। तीसरी बात ये हो जाएगी कि जब भी प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक में होगा। प्रिंटेड वर्ड जो होगा वो इटैलिक में होगा, जैसे यहां लिखा हुआ मैंजी फेरा इंडिका, इटैलिक में थोड़ा सा तिरछा पतले लेटर्स में हो गया। और अगर हम इसे हैंड रिटन करते हैं तो मैंजी फेरा को अलग, इंडिका को अलग अंडरलाइन करते हैं। ये चारों पॉइंट हैं और ये चारों पॉइंट बहुत सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है कि नॉमेनक्लेचर इटैलिक में होते हैं। ठीक, दे आर लैटिनाइज और डायराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन या ग्रीक भाषा जो लैंग्वेज में नहीं यूज हुई उसको साइंस में यूज कर लिया। थीटा, साई, पाई, ये सब लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जो बोलचाल की भाषा में यूज नहीं हो पाई, तो उसको साइंस की एक एक्सक्लूसिव लैंग्वेज बनानी थी। तो कहने साहब वो लैटिन या ग्रीक भाषा जो है वो पड़ी हुई है, वो बोलचाल में यूज नहीं हो पाई, तो कहने उनको हम ऐसे टर्म में यूज कर लें जहां पर साइंस में एक अलग सी कहानी हो जाएगी। हम ये ना कहें कि साहब वो पेट के ऊपर वाली जो नली जा रही है उसमें फूड फंस गया, उसके लिए ईसोफेगस, ईसो वर्ड यूज कर दिया, फेरिंग्स वर्ड यूज कर दिया, लैरिंग्स वर्ड यूज कर दिया, सिरिंग्स वर्ड यूज कर दिया। ये सब कहां से लिए? लैटिन भाषा के, सब लैटिन भाषा के यूज है। कार्डियक, कार्डियक का मतलब हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेफ्रो, किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। किडनी क्यों नहीं कह देते हैं, किडनी डक्ट कह देते हैं, किडनी ट्यूब कह देते हैं, तो वो एक जनरलाइज हो जाता। साइंस की लैंग्वेज के लिए लैटिन जो लैंग्वेज में नहीं यूज हुई उसको हम लोगों ने साइंस में यूज किया। दूसरी बात, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों वर्ड जो होंगे वो हैंड रिटन लिखे जाएंगे, सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे। प्रिंटेड होगा तो इटैलिक में करेंगे, है ना। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, फर्स्ट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, स्पीसीज वर्ड स्मॉल लेटर को। यही सारी बातें हमने आपको एग्जाम्पल में लिख करके दिखा दी कि देखो ये एग्जाम्पल। ठीक, अब आगे कहानी क्या शुरू हुई कि आप क्लासिफिकेशन कह रहे हो और एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमी लिखी हुई है, दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज ए जनरल टर्म कि साइंस की बुक इधर रख दी जाएंगी, आर्ट्स वाली इधर रख दी जाएंगी, हम जो मैगजीन पढ़ते हैं उनको अलग रख देंगे, पढ़ने वाली किताबें अलग हो जाएंगी, एकेडमिक सिलेबस की बुक्स अलग हो जाएंगी। ये क्लासिफिकेशन है। लड़कियां इधर बैठेंगे, लड़के इधर बैठेंगे, ये क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन इज ए जनरल टर्म। किसी को भी अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं इन एनी वे, किसी को भी किसी भी तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम उसको बांट रहे हैं, कैटेगरी में कर रहे हैं, तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जब हम ऑर्गेनिज्म का कर रहे होंगे, क्लासिफिकेशन हम जब बायोडायवर्सिटी में जो 1.7 टू 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज मिली है, उनको जब हम करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन कहलाएगा टैक्सोनॉमी। और उस क्लासिफिकेशन में हम जैसे जैसे क्लास को बांटेंगे कि भैया ये प्लांट है कि एनिमल, किस किंगडम में रखा जाए, ये मैमल है या ये एम्फीबिया है, ये जो है फंजाई में आएगा या ये जो है मोनेरा में आएगा, वो जितने भी क्लासिफिकेशन होंगे इंक्लूडिंग किंगडम, फाइलम, प्लांट में फाइलम को ही डिवीजन कह देते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये जितने भी हमारे लेवल हैं, ऑल द लेवल आर नोन एज टैक्सॉन। इन सारे लेवल को हम यूनिसेलुलर बोलेंगे टैक्सॉन, प्लूरल में कह देंगे टैक्सा, और टैक्सॉन टैक्सा सब कहां से उठाया? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। अब इन क्लासिफिकेशन को जो हमने रैंक वाइज कर दिया तो उनको टैक्सा कह दिया। अब इन टैक्सा को, इन रैंक को, इन लेवल को, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को, लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी को आप कायदे से रखिएगा।
ऐसा ना हो भैया कि आप जो है बड़े को नीचे रख दो, नीचे को ऊपर रख दो, सिपाही को इंस्पेक्टर के ऊपर बैठा दो, इंस्पेक्टर को एसपी साहब के ऊपर रख दो। कहने इससे क्या हो जाएगा? अरे हो नहीं जाएगा, बवाल हो जाएगा। हायरार्की नहीं रखोगे, हायरार्की लेवल का आप ध्यान नहीं रखेंगे, सीनियर जूनियर का ध्यान नहीं रखेंगे। तो जब हम इस टैक्सा को, इस रैंक को उनकी हायरार्की के हिसाब से बड़े से छोटे से यूनिट के टाइप में रखेंगे तो दैट टैक्सोनॉमी की हायरार्की कहलाएगी। हायरार्की क्या कहलाएगी? हायरार्की कहलाएगी। और इस हायरार्की में जो है एक सेकंड, इस हायरार्की में जो है वो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर हमने रखा हुआ है। सबसे छोटी यूनिट जो है वो स्पीसीज हो गई, सबसे बड़ी यूनिट होगी किंगडम। तो किंगडम, किंगडम के नीचे आ जाएगा आपका फाइलम, प्लांट है तो डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो अलग अलग न्यूमेरिक याद कर लेते हैं, हम याद कराते हैं। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। वैसे इसको भी कोई याद रखने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम आता है, फाइलम के बाद में क्लास आता है। ये तो सबको याद रहता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, है नहीं भाई? एनिमल हो गया, फिर फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है कि मैमेलिया है कि प्लेटीहेल्मिन्थ है? ये सब फाइलम, फाइलम से सब फैमिलियर है। प्लांट किंगडम है तो प्लांट में फिर एल्गी है कि एल्गी है कि ब्रायो है कि टेडो है, ये सब तो मालूम है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्लास आ जाता है आपका। क्लास में हम लोग अलग अलग डिवीजन कर देते हैं, ठीक है? मैमेलिया इज ए क्लास, नॉट ए फाइलम। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा है, ठीक है? और पाइसेस सुपर क्लास है, अलग अलग ऑर्डर में। तो नॉर्मल कोर्स में किंगडम, फाइलम, क्लास सबको याद रहता है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो टैक्सा उठा लिए गए इसमें से, कौन कौन से? जीनस और स्पीसीज। तो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, बचा आपका कौन? ये बच्चे खाली। तो इनको याद रखो ना, दोनों के बीच में ऑफ, ऑर्डर एंड फैमिली। केपीसी ऑफ, केपीसी ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। बहुत ज्यादा मेमोरी ऐड की कम से कम जरूरत रखिए, वरना क्या होगा कि इन न्यूमेरिक को, इन मेमोरी ऐड को याद रखने के लिए एक और मेमोरी ऐड बनाना पड़ेगा कि यार वो हमने कैसे याद रखा था, वो कैसे याद रखा था। तो बहुत सीधा सा है, अगर हम बायोलॉजी लिए हुए हैं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और लास्ट में जीनस और स्पीसीज। फिर आपको एनसीईआरटी इस चैप्टर में समझाती है कि ये जो हायरार्की लेवल है, ये हम एक एक इंडिविजुअल को, जिसको आइडेंटिफाई किया, कैरेक्टराइजेशन किया, नॉमेनक्लेचर किया, उसके हिसाब से हमने इसको एक कैटेगरी में रखा है, बांटा है। अब इन कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो किंगडम अगर हम लेके चलते हैं, मान लीजिए एनिमल किंगडम लिया हमने, और एनिमल किंगडम में फाइलम हमने ले लिया कॉर्डेटा, क्लास हमने ले लिया मैमेलिया, ठीक है? ऑर्डर हमने ले लिया प्राइमेटा, फैमिली ले ली हमने होमिनिडी, जीनस ले लिया होमो, स्पीसीज ले ली सेपियंस। तो ये ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। कहां पे आप समझे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है? जब हम फैमिली में पहुंचे, किसमें? होमिनिडी में। क्योंकि प्राइमेटा में तो बेटा मंकी भी है, गिब्बन भी है, औरंगुटान भी है। और क्लास की बात करें तो मैमल में तो अपने बगल में फिर व्हेल भी आ जाएगी। मैमल में जो है
वो हमारा आर्थोरिंकस प्लेटिपस एग लेइंग मैमल भी आ जाएगा, कंगारू भी कूद के आ जाएगा। और अगर हम फाइलम लेके चलेंगे कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में तो बहुत सारे कॉर्डेटा आ जाएंगे, फिर तो मछली भी बगल में खड़ी होगी, पाइसेस भी कॉर्डेटा में आती है, रेप्टाइल्स भी, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स, टॉर्टाइस, बर्ड्स, एम्फीबियन, मेढक भी बगल में आपके कंधे पे आ जाएगी, भैया मैं भी कॉर्डेटा हूं, आपका भाई। और अगर और थोड़ा ऊपर जाते हैं कि हमने किंगडम एनिमेलिया ले लिया, तो एनिमेलिया में तो फिर अमीबा भी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्पंजेस भी आपके बगल में आ जाएंगे। प्रोटोजोआ तो चला गया प्रोटिस्टा में, स्पंजेस भी आ जाएंगे, हाइड्रा भी आ जाएगा। आपको अपने आप ही अब दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम इस हायरार्की के हिसाब से, जैसे जैसे इस हम हायरार्की के हिसाब से नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बताइए बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। कई बार आया वो क्वेश्चन है ये नीट का, एसेशन रीजन से लेकर के स्टेटमेंट करेक्ट नॉट करेक्ट सबसे पूछ लिया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। देखो बढ़ते नहीं आ रहे हैं, यहां तो हमने सेपियंस को पकड़ा हुआ था, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आज का पकड़ा हुआ था। ऊपर की तरफ गए तो बंदर, व्हेल, फ्रॉग, स्पंजेस, हाइड्रा सब इकट्ठा होते चले गए, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके कॉमन कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहे हैं? इंडिविजुअल कॉमन कैरेक्टर कहां पे आएंगे? स्पीसीज में आएंगे। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत ध्यान से समझिएगा, लिविंग वर्ड बच्चे छोड़ ही देते हैं कि क्या जरूरत है पढ़ने की, सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही वो यूनिट है जो हमें इंट्रोड्यूस कराती है क्लासिफिकेशन से, इंट्रोड्यूस कराती है बायोलॉजी से, इंट्रोड्यूस कराती है प्लांट और एनिमल से, साथ ही साथ इंट्रोड्यूस कराती है जिनको हम प्लांट और एनिमल के अलावा भी ऑर्गेनिज्म जानते हैं, प्रोटिस्टा से, मोनरा से, फंजाई से। फंजाई प्लांट नहीं है, प्रोटिस्टा प्लांट नहीं है, प्रोटिस्टा एनिमल नहीं है, मोनरा प्लांट नहीं है, मोनरा एनिमल नहीं है। तो आज ये तो पता चला कि भैया दुनिया में प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी चीजें हैं जिनको हम ऑर्गेनिज्म तो कहेंगे। तो ये उसकी शुरुआत। और देखो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको ये स्पीसीज समझ में नहीं आएगी। स्पीसीज की कहानी से हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला लेक्चर, व्हाट इज द स्पीसीज। जब आप स्पीसीज समझेंगे तब आप इवोल्यूशन भी समझेंगे, जब आप स्पीसीज समझेंगे तब आप हाइब्रिडाइजेशन इन जेनेटिक्स भी समझेंगे, जब आप स्पीसीज समझेंगे तो आप सेल्फिंग इन जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। तो स्पीसीज के 4 पॉइंट होंगे और 5वां पॉइंट फिर हम जोड़ेंगे इकोलॉजी पढ़ते समय, 6वां पॉइंट भी जोड़ेंगे इकोलॉजी पढ़ते समय। तो यहां पे थोड़ा सा समराइज करते हैं आज के सेशन को। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म के नंबर देखो कम होते जाएंगे, खाली यहां पर ह्यूमन बीइंग दिखाई दे रहे हैं जैसे नीचे लाए। और कॉमन कैरेक्टर जो होंगे, वो कॉमन कैरेक्टर जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्पीसीज लेवल पे पहुंच गए, हम एक इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल पे पहुंच गए जो मॉर्फोलॉजिकली सेम है, जो दिखने में सारे एक जैसे हैं, उनका बिहेवियर, उनका रहन सहन, उनकी हैबिटेट, हैबिट्स, रिप्रोडक्शन मेथड, न्यूट्रिशन सारा एक जैसा है। तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, उन इंडिविजुअल के कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर तो और भी बढ़ते जा रहे हैं जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, लेकिन कॉमन कैरेक्टर जो होंगे वो सबसे ज्यादा स्पीसीज में दिखाई देंगे, जबकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हायरार्की में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ऑर्गेनिज्म के नंबर्स कम होंगे और कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। इसको याद कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे कॉमन कैरेक्टर
इंक्रीज करेंगे, ऑर्गेनिज्म के नंबर्स कम होंगे, जैसे जैसे ऊपर आएंगे ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ते जाएंगे और कॉमन कैरेक्टर हमारे कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। तो ये हमारी हायरार्की हो गई, और हायरार्की का हर लेवल, each level is known as rank, each level is known as taxon, और इसी पूरी कहानी में, इसी ऑर्गेनिज्म के डिवीजन में, इसी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और इस टैक्सोनॉमी में जब हम शब्द जोड़ देते हैं, कौन सा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कौन सा जोड़ देते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आ जाता है सिस्टमैटिक्स। ये टर्म भी दिया था कार्लस लिनियस ने, लैटिन वर्ड सिस्टमा से उठाया था, और इसको इन्होंने, इसकी डिटेल कहानी इन्होंने पब्लिश करी थी अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में। बात करते हैं थोड़ी सी फाइलोजेनेटिक की, उसके बाद में समराइज करते हैं आज का सेशन। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, ठीक। फाइलोजेनेटिक बात करते हैं, जहां पर भी फाइलोजेनेटिक आ जाए, ये बात हो रही है एंसेस्टर्स की, एंसेस्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, उससे भी ग्रैंडफादर। हम अपने दादा और बाबा को नहीं कहेंगे, बायोलॉजिकली हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, और कहना चाहिए कि एपिक ग्रैंडफादर जो थे वो थे एप्स। मैमल्स के साथ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के पीछे एम्फीबियन, एम्फीबियन के पीछे फिशेस। दे आर द एंसेस्टर्स, दे आर द पूर्वज हमारे। तो जहां कहीं पर भी फाइलोजेनेटिक लग जाए, किसी किंगडम को बात करते समय, किसी क्लासिफिकेशन में, किसी इवोल्यूशन में, जहां कहीं पर भी एंसेस्टर से कोरिलेट करा दें, ऑर्गेनिज्म के पूर्वजों से कोरिलेट करा दें, तो वो है फाइलोजेनेटिक। कभी भूलना नहीं है आपको, कई जगह यूज होगा। और फाइलोजेनेटिक हमने जोड़ दिया पढ़ते समय किसको? ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को, टैक्सोनॉमी को। तो ये कहानी कहलाएगी सिस्टमैटिक्स, कुछ और नहीं है। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं ऑर्गेनिज्म के systematic takes into account evolutionary relationship between organism. तो evolutionary relationship between organism, that is the phylogenetic relationship, और phylogenetic relationship ancestor evolutionary relationship जोड़ दिया हमने टैक्सोनॉमी में, तो वो बन गई सिस्टमैटिक्स। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। स्पीसीज से बात शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। व्हाट इज द स्पीसीज, क्या क्या कंडीशंस हैं स्पीसीज के लिए, और स्पीसीज में हम लोग किस तरीके से कोरिलेट कराएंगे। और इसी के साथ ही साथ ये चैप्टर तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें 5 मिनट का टाइम और लगेगा। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। और जहां से बात शुरू करी थी, कुछ आपको आज कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, चैप्टर थोड़ा सा आपको, बायोलॉजी थोड़ी सी आपको रिलैक्स मोड में आई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, उम्मीद है। और आप सबसे अपील है कि आप कमेंट जरूर करिएगा, अपने जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हों, उस कमेंट के हिसाब से हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे और आपको नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कराने की कोशिश रहेगी मेरी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स को, सेशन को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, समझें और एनसीईआरटी से जुड़े रहें। साथ ही साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनसे भी जुड़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।